राधे राधे गाइस। आज का जो लेक्चर है वो नॉर्मल लेक्चर नहीं है। आज का लेक्चर वन चैप्टर इन वन शॉट रिवीजन है। मतलब कि आज के इस लेक्चर में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल को कंप्लीट डिस्कस करने वाले क्लास 10th के बेसिस पे। हर एक पॉइंट एवरी टॉपिक आपका क्या होगा इसमें क्लियर होगा। और इस लेक्चर के बाद एक लंबा लेक्चर फिर से आएगा जिसमें कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत सारे। और इस दोनों लेक्चर के बाद ये चैप्टर खल्लास। मेटल एंड नॉन मेटल्स को कम्प्लीटली देखेंगे। पहले हम देखेंगे डिफिनेशन क्या होता है मेटल एंड नॉन मेटल को। मेटल क्या होता है? अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट रेडिली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। मतलब कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट कितने होते हैं? 118। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में विश्वास रखता है। भाई दान देने में विश्वास करो। और इसी को बोलते हैं कैटायंस एंड फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड। जो ये एलिमेंट होता है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। जब हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब वहाँ पे हम देखेंगे इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या ऑक्साइड हो सकते हैं? यस, वो ये भी हो सकता है, हम आगे देखेंगे। सॉरी, एसिडिक हो सकता है, यस वो भी होता है, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, हम आगे देखेंगे। तो मेटल क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जैसे कि सोडियम हो गया। तो अब देखो सभी स्टेबल होना चाहते हैं। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 8 एंड 1। सो ये स्टेबल होने के लिए, मतलब नियॉन की तरह होने के लिए, ये चाहेगा कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, मैं दे दूँ। सो दिस इज़ व्हाट, ये सोडियम किस में आ जाएगा? मेटल में आ जाएगा। और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस, ये इसके फीचर्स हैं। मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। कौन एग्जाम्पल में देखो भाई, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल। और नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट गेन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स नेगेटिव आयंस। ये क्या होता है कि ये अब स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, उसे क्या बोल देंगे? नॉन मेटल्स। और कोवालेंट बॉन्ड एंड फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या इसमें मतलब नेगेटिव आयंस बनाते हैं, मतलब एनायन बनाएगा। जो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसे हम बोल देंगे कैटायंस, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसे एनायंस। और ये कौन सा बॉन्ड क्रिएट करेगा? कोवालेंट बॉन्ड करेगा। और ये इसका जो ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? एसिडिक होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो इसको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 287 है। अब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट स्टेबल माने जाते हैं। तो क्लोरीन क्या चाहेगा कि हम अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो हमारे बाहर में कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंड दैट बस अपना चिल रहेगा। दिस इज़ व्हाट। तो ये क्या चाहेगा? ये विश्वास रखता है कि भाई हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दो। वही सोडियम के केस में क्या था कि भाई हम एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देंगे। दिस इज़ व्हाट। ये क्लोरीन क्या हो जाएगा? नॉन मेटल हो जाएंगे। देर यूजुअली नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के। इसके भी एक्सेप्शन आते हैं, वो हो जाएगा एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट। आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज में। जैसे कि एग्जांपल में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल हो जाएंगे। एक इस दोनों के बीच वाला टर्म आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं भाई? ये ना ही नॉन मेटल होते हैं ना ही मेटल होते हैं। ये एलिमेंट दैट्स ऑफ बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, जिसमें दोनों का प्रॉपर्टी आ चुका हो। जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब क्या हैं? आपके नॉन मेटलॉइड्स हैं। मतलब इसमें क्या है? आपके मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल वाला गुण भी होते हैं। ये मतलब इस पर डिस्कस नहीं करेंगे मेटलॉइड्स पे, जस्ट टू फॉर द इंट्रोडक्शन ये हो जाता है। और आज के टाइम में वाइट गोल्ड सिलिकॉन को कहा जाता है। जितने भी फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा सब बन रहे हैं किसकी कृपा से बन रहा है? सिलिकॉन की कृपा से बन रहा है। दिस इज़ व्हाट। सो इट्स वेरी crucial for today's time, but we are not going to discuss in this session metalloids, but just introduction कि भाई मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी आते हैं। इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं किसके? मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो मर्क्यूरी होता है ना वो एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है आप लोग कमेंट बताना। रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। बाद बाकी सभी लगभग सॉलिड में पाए जाते हैं। लेकिन वही नॉन मेटल्स को देखोगे तो लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट पाए जाते हैं। जनरली सॉलिड और गैस में पाए जाते हैं। लिक्विड में सिर्फ एक ही है, ब्रोमीन। ये जो होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ये किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में, एक्सेप्शन है ये। बाद बाकी ये सॉलिड और गैस में पाया जाता है। ये जो लस्ट्रस होता है ये सैनी होते हैं। ये किससे दिखते कैसे हैं? लस्टर मतलब दिखना कैसा है? दिखता कैसे? सैनी दिखता है, पूरा चमकता है। अब देखो चांदी वगैरह सब कितना चमकता है। वही जो नॉन मेटल्स होते हैं डल होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन बहुत चमकता है, जो हम लोग खाते हैं, है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है।
इसकी कमी से कौन सा डिज होता है, कमेंट करना, है ना। ये क्या होता है, बहुत लस्टरस होता है। इसके अलावा और भी क्या कहते हैं, जितने भी नॉन मेटल से वो क्या होते हैं, डल होते हैं। अब ये मत बोलना कि डायमंड से, डायमंड तो चमकता है, डायमंड चमकता है, उसमें शाइनी नहीं है, वो चमकता, उसका चमकने का कारण होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR के कारण वो चमक रहा है, वहाँ पे उसका खुद का कोई प्रॉपर्टी नहीं है उसमें, है ना, जिसमें कि मतलब ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का ये चमक रहा है, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे TIR हो रहा है। दिस इज व्हाट, तो डायमंड को इसमें मत कंसिडर कर लेना। नेक्स्ट होता है मेलिएबल। मेलिएबल मतलब पीट के एक पतला सा चादर में बदल देना। तो हम इसका मतलब क्या कहते हैं, मेटल्स को कर सकते हैं, बल नॉन मेटल को नहीं कर सकते। ये ब्रिटल होता है, जैसे ही पीटोगे टूट जाएगा, लेकिन मेटल पीट के आप चादर में बदल सकते हो। डक्टाइल, क्या खींच के तार में बदल सकते हैं, यस, इसको आप पतला पतला तार में खींच के बदल सकते हो, बट नॉन मेटल को नहीं बदल सकते। कंडक्टर, भाई साहब बहुत ये गुड कंडक्टर है, लेकिन मर्क्यूरी एंड लेड जो होते हैं गुड कंडक्टर नहीं होते, एक्सेप्शन में आ जाता है। वही नॉन मेटल्स बहुत खराब कंडक्टर होते हैं जनरली, लेकिन ग्रेफाइट हमने ऊपर ही बताया था कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है। डेंसिटी, भाई इसका हाई होता है, डेंसिटी हाई होना मतलब मास ज़्यादा होगा, और इसका नॉन मेटल का लॉ होगा, ये लॉ यहाँ आना चाहिए था, लॉ होगा। हार्डनेस, ये हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है। इसमें जैसे एक्सेप्शन है सोडियम पोटासियम, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैल्शियम, इसको आप इजीली काट दोगे, चाकू से काट दोगे, है ना, तो सॉफ्ट ही हुआ ना। लेकिन डायमंड को क्या चाकू से काट पाओगे, नहीं। तो ये जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन एक्सेप्शन में आ जाता है डायमंड। डायमंड को आप इजीली काट नहीं सकते हो, लेकिन मेटल्स को इजीली नहीं काट सकते हो, बट इससे एक्सेप्शन होता है सोडियम पोटासियम। क्या ये सोनरस होता है, सोनरस मतलब पीटने पे क्या करेगा, ये पीटने पे ये आवाज़ निकालेगा क्या, यस। इसका जो घंटी वगैरह से बनाए थे हम लोग, किसका बनाते हैं, मेटल का बनाते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम उसे आवाज़ पीटेंगे तो उसे क्या निकलेगा, आवाज़ निकलेगा, इट्स सोनरस। अब क्या होता है, सिमिलरली क्या नॉन मेटल्स सोनरस होगा, नहीं, नॉन मेटल सोनरस नहीं होगा। सोनरस में इसका वर्ड कि उसको पीटने के बाद क्या इसमें से आवाज़ निकलेगी क्या, नहीं, उस तरह का आवाज़, टन टन से आवाज़ नहीं निकलेगी। वो जो टन पीटने के बाद टन टन से आवाज़ निकलते हैं उसी को बोलते हैं सोनरस। तो सॉलिड को पीटने के बाद निकलेगा, लिक्विड सॉरी मेटल को पीटने के बाद निकलेगा, और नॉन मेटल को पीटने के बाद नहीं निकलेगा। कुछ यहाँ पे गोल्ड फैक्ट है भाई, फैक्ट देख लेते हैं। गोल्ड मोस्ट मेलिएबल होता है, गोल्ड क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेलिएबल होता है। इसका आपको बता दूँ, 2 ग्राम सोना से 2 से 3 किलोमीटर तक की तार खींच सकते हो आप। तब ना देखते हो कि छोटा छोटा बहुत कम वेट का भी बहुत अच्छे से ज्वेलरी बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 ग्राम, बस 2 ग्राम से कितना लंबा तार आप खींच सकते हो, 2 किलोमीटर। सो गोल्ड जो होता है बहुत मेलिएबल होता है। कैन बी बीटन इनटू सीड्स थिनर देन द ह्यूमन एयर। ये डक्टाइल भी होते हैं, मेलिएबल के साथ साथ डक्टाइल भी लिखो इसको, मेलिएबल भी होते हैं, इसको इतना पीट सकते हो कि ह्यूमन एयर से ही पतला हो जाएगा। और डक्टाइल भी होते हैं, मतलब 2 ग्राम से 2 किलोमीटर तक निकाल सकते हो। सिल्वर जो होता है सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ इसके फैक्ट हो गए। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टी, मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट। वो तो सबको बचपन से ही हम लोग ये सब थोड़ा बहुत पढ़ते आए हैं, तो हम लोग के दिमाग में होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, मतलब हम इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये किसके साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो अच्छे से ध्यान से सुनना। पहले हम देखते हैं रिएक्शन, हम 4 चीज़ों से पढ़ेंगे। एक ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करता है, दूसरा वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तीसरा एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और चौथा बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करता है। तो भाई सिंपल से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड्स, बहुत सारे एग्जांपल है। सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। बट ये सब जो होते हैं ना, ये कुछ सोल्यूबल होते हैं वाटर में, और कुछ नहीं होते। कुछ सोल्यूबल वाटर होगा और कुछ जो होगा इनसोल्यूबल होगा, मतलब कि सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब पानी में देने के बाद वो घुलेगा ही नहीं। तो जो नहीं घुलेगा वो तो ठीक है, और जो घुल जाएगा वो क्या होगा, अल्कली होगा। अल्कली मतलब बेसिक नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। और ये जनरली क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं। जैसे कि Mg है, मैग्नीशियम। हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 में कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम लोग क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, MgOH बनता है ना। तो दिस इज व्हाट, तो पानी में घुला था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, MgOH होता है ना। तो ये बना पाता है, कैसे बना पाएगा, जब तक ये घुलेगा ही नहीं। तो सिमिलरली तो कुछ कुछ नहीं घुलते हैं, कुछ कुछ घुलते हैं। तो जो घुलते हैं वो से हम लोग वो क्या बनाते हैं, अल्कली बनाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड,
अभी हमने लिखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पानी में घुलने वाले, जैसे सोडियम का ऑक्साइड है पानी में घुल रहा है, पोटासियम का ऑक्साइड ये पानी में घुल रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड पानी में घुलता है, बाद बाकी सब नहीं घुलता है, और भी चीज़ें होती हैं नहीं घुलते हैं। अभी इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उसके नेचर क्या होते हैं, तो ये ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के जनरली होते हैं, सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम ये सब क्या हो जाएंगे आपके, कैल्शियम, ये सब बेसिक नेचर के होंगे। बेसिक नेचर मीन्स वास, अगर इसके मतलब एक्वस सॉल्यूशन को आप रेड लिटमस पे अगर डालोगे तो उसे क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। बट कुछ कुछ जो होते हैं जनरली दो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब याद होगा एम्फीबियन पढ़े हैं हम लोग। एम्फीबियन क्या होता है, जो वाटर एंड पानी ज़मीन पे दोनों जगह रहे उसे क्या बोल देंगे, एम्फीबियन। तो सिमिलरली है कि जो एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करे तो वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। क्या बोल देंगे उसको, एम्फोटेरिक। तो कौन कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम धातु है भाई, जिंक भी क्या है, धातु है, और इस दोनों का जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोल देंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं भाई। ये इसका जो ऑक्साइड होता है ये ब्लू लिटमस पे दोगे तो उसको भी रेड कर देगा, और रेड को दोगे तो ब्लू कर देगा। एक और सॉल्यूशन, सोडियम पोटासियम रिएक्ट वेरी इजीली विद O2। सोडियम पोटासियम ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, इजीली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, और इसी के लिए इसको केरोसिन में डालते हैं। इस चीज़ को किस में रखते हैं, केरोसिन में, क्योंकि अगर इसे खुला हवा में, जैसे कि लोहा को तुम खुला हवा में रख दो कुछ दिन के लिए, तुरंत रख के नहीं के लिए, क्योंकि कोई गड़बड़ी नहीं होगी, मतलब 10 दिन 20 दिन बाद रखोगे तब रस्ट धीरे धीरे लग जाएगा, स्लो प्रोसेस होता है। लेकिन अगर तुम सोडियम और पोटासियम को रख देते हो ना, तुरंत वो क्या कर जाएगा, आग पकड़ लेगा, जल जाएगा, है ना। इसीलिए इसे क्या, ये क्या, इसको किस में रखते हैं, केरोसिन रखते हैं भाई। इसको डीजल में रख सकते हैं या क्यों नहीं, लेकिन वो केरोसिन सस्ता होता है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और लेड जो है ये सब क्या बना लेता है, एक अपना ऊपर एक हल्का सा लेयर बना लेता है। अब देखोगे मम्मी लोग क्या पहनती है ना, मतलब क्या कहते हैं कि चांदी का ज्वेलरीज पहनते हैं, या फिर घर में एल्यूमिनियम का बहुत सारे बर्तन होते हैं। तो ये सब पे क्या होता है ना, और हम लोग पढ़े थे कि मैग्नीशियम के ऊपर एक हल्का सा लेयर आ जाता है। तो ये सब जो बहुत दिन तक खुले हवा में रहते हैं ना, तो इसके ऊपर एक पतला सा लेयर आ जाता है ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड का, और वो लेयर इसको आगे कोरोसन से बचाता है ना। और इसको थोड़ा सा उसके ऑक्साइड को हटा दो, मस्त फिर से चमक चक 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 करने लग जाएगा। दिस इज व्हाट मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड, इसके ऊपर एक थोड़ा सा लेयर आ जाता है ऑक्साइड का, जो इसको कोरोसन से बचाता है। तो हमने क्या देख लिया, ऑक्सीजन से हमने इसका पूरा कहानी देख लिया। ऑक्सीजन के बाद हम लोग क्या देखेंगे, पानी। भाई पानी से कैसे रिएक्ट करता है, जब पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कैसे बनाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनाएगा, और वाटर से अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगा, लिबरेट करेगा। देखो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पोटासियम अगर पानी से रिएक्ट करेगा तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। और हाँ एक और चीज़, ये हर एक जो होते हैं, हर अलग अलग मेटल्स सेम तरीके से पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ उसके वाटर के 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, बर्फ से तो कोई रिएक्ट करेगा नहीं, तो लिक्विड के भी दो फॉर्म हो जाएंगे। लिक्विड के कितने फॉर्म, 2 फॉर्म, कौन कौन, हॉट एंड कोल्ड। तो ये कुछ कुछ मेटल्स जो होते हैं सिर्फ कोल्ड से करते हैं, हॉट से नहीं करते हैं, कुछ कुछ हॉट से करते हैं, कोल्ड से नहीं करते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो इसका जो थर्ड होता है गैसेस वाला, मतलब स्टीम या फिर वेपर, सिर्फ इसी से रिएक्ट करता है। जैसे कि तुम्हारा आयरन सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा ही नहीं, वो जल्दी करेगा ही नहीं। सो वो यहाँ पे मेंशन में कर दिया हूँ। जैसे कि पोटासियम है, पानी से पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, H2 गैस, ये वायलेंट बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है, बहुत ज़बरदस्त एक्सोथर्मिक होता है, और ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है सिर्फ। सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यहाँ से भी हाइड्रो गैस निकलेगा, बहुत वायलेंट होता है, मतलब कि जैसे अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर से आप देखोगे कि सोडियम को पानी में डाला, फटाक से उड़ गया बम। क्यों उड़ता है भाई, क्योंकि जैसे ही सोडियम पानी से रिएक्ट करता है कौन सा गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पता है कौन सा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या हो जाएगा, इससे हीट लिबरेट करेगा। क्या करेगा, हीट लिबरेट करेगा, और हीट के कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जल जाता है। इससे जो रिएक्शन से जो हीट निकला, उस हीट को गेन करके हाइड्रोजन गैस क्या होता है, जल जाता है, फटाक से आवाज़ निकालता है। तो ये भी किससे रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है। कैल्शियम कैल्शियम पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। लेकिन ये मॉडरेटली करता है, खतरनाक रिएक्शन नहीं करता, धीरे धीरे हो रहा है, और ये भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करता है। कौन, कैल्शियम। ये क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत अच्छा से आता है कि जब से भाई पोटासियम पानी से रिएक्ट करता है तो वो भी पप पप की साउंड जब निकालता है। क्यों निकालता है भाई, क्योंकि ये देखो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट लिबरेट करेगा, और उस हीट को हाइड्रोजन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और हाइड्रोजन जलता है, और जब हाइड्रोजन जलेगा तो पप पप की साउंड से
पप की साउंड क्रिएट करती है। उसी तरह से सोडियम भी रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये भी एक्सोथर्मिक होगा और ये हीट को H2 गैस गेन करके पप की साउंड निकालेगा। कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा और कैल्शियम भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, लेकिन कैल्शियम का हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ती ही नहीं है, जबकि एक्सोथर्मिक भी होते हैं। तो कैल्शियम वाले ये जो होते हैं ये एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन ये उतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होता है, मतलब उतना ज़्यादा हीट यहाँ से निकलेगा ही नहीं, और उतना ज़्यादा हीट नहीं निकलता है तो ये क्या होता है आपका, इसके हाइड्रोजन जल नहीं पाते। तो इसीलिए कैल्शियम को जब तुम पान में रखोगे पप पप की साउंड नहीं निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनेंगे और थोड़ा बहुत एक्सोथर्मिक भी होगा। गॉट इट। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है। और ये हॉट वाटर या स्टीम, यही दोनों से रिएक्ट करता है। कोल्ड वाटर में तुम इसको रख लोगे ये रिएक्ट नहीं करेगा। और मैग्नीशियम जब पानी से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। गॉट इट। और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट कराओगे तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम जब पानी से रिएक्ट करेगा H2A, तो ये सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, सिर्फ व सिर्फ स्टीम से। और जब रिएक्ट करेगा तो Al2O3 और 3H2 बनाएगा, रिएक्ट विथ स्टीम, ओनली रिएक्ट स्टीम से ही रिएक्ट करेगा। आयरन है वो भी स्टीम से ही रिएक्ट करता है, Fe3O4 जिसे हम रस्ट बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, लेकिन क्या होगा, स्टीम से रिएक्ट करेगा। एक चीज़ नोटिस किया कि जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है वो हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और जो हॉट वाटर या स्टीम से रिएक्ट कर रहा है वो ऑक्साइड बना रहा है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये हमारा हो गया कॉपर, सिल्वर एंड हमारा सोना, ये रिएक्शन करता ही नहीं है पानी से। गॉट इट। यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड बर्न्स विद अ पॉप साउंड, मतलब हाइड्रोजन गैस को जब जलाओगे तो पॉप साउंड से जलेगा। तो हमने पानी का खेल खत्म कर लिया, भाई पानी से कैसे रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद एसिड। जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल साल्ट बनाएगा। और मेटल साल्ट बनाने के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगा, लिबरेट करेगा, जैसे कि जिंक। और जब HCl से रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। आयरन जब HCl से रिएक्ट करेगा तो FeCl2 और हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। गॉट इट। तो कोई भी मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम प्लस HCl तो क्या बना लेगा, AlCl3 प्लस H2 गैस लिबरेट करेगा। लेकिन कॉपर, सिल्वर, चांदी ये सब रिएक्शन करता ही नहीं है एसिड से, ये सब रिएक्शन एसिड से नहीं करता है। प्लेटिनम भी लिख दो, Pt लिख दो ना, Pt प्लेटिनम भी रिएक्शन नहीं करता। लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन आता है जिसे हम बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है सर, अगर आप 3 मॉलिक्यूल्स HCl के और 1 मॉलिक्यूल NH3 को लोगे हो तो NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और ये जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है इसी को बोलते हैं एक्वारेजिया। और इस एक्वारेजिया इतना पावरफुल होता है कि इसमें तुम अगर मान लो क्या कहते हैं गोल्ड दे दो या प्लेटिनम दे दो, इसको डिजॉल्व कर लेगा। ये जो क्या कहते हैं गोल्ड स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ द्वारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको यूज करते हैं, है ना। तो दिस इज़ व्हाट कि क्या करेगा, ये जो आपका प्लेटिनम है या फिर क्या कहते हैं गोल्ड है वो एक्वारेजिया में डिजॉल्व होगा। और इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है, किस रेशियो एक्वारेजिया बनाने के लिए किस रेशियो में मिलाते हैं, तो 3:1। और यहाँ ध्यान रखना उल्टा भी कर देगा, HNO3 और HCl तो क्या कहते हैं उसमें से कौन रिएक्शन कर, उसका रेशियो क्या होगा, तब 1:3 हो जाएगा। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। और ध्यान रखना इसमें तो बस 3 वर्ड है, HCl के पास 3 तो 3 है, तो इसको अगर कोरिलेट करना चाह रहे हो तो इसके पास 3 है तो 3 है, इसके पास ऑलरेडी 3 है O3 में तो इसके पास 3 नहीं होगा। तो मतलब जस्ट देखो ब्रेन में जब तुम ट्रिक से कोई चीज़ याद करते हो तो इट्स इजी टू रिकॉग्नाइज, इजी टू रिमेंबर, दैट इज़ व्हाट। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद बेस। जब बेस से रिएक्ट करेगा तो भी ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और आपको हाइड्रोक्साइड देगा, और ऑक्साइड भी देता है कभी कभी, जैसे कि। और जनरली ना ये बेस से रिएक्ट करता ही नहीं है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इससे मेटल्स रिएक्ट कर लेंगे जनरली, लेकिन उसके अलावा जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इन सब चीज़ों से सॉलिड मेटल्स क्या होता है, रिएक्ट करते ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेसिस से ही रिएक्ट करते हैं। और जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, है ना। जैसे कि एल्यूमिनियम प्लस NaOH, इसको रिएक्शन कराने के लिए पानी भी चाहिए भाई थोड़ा बहुत, तो ये क्या बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बना लेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा।
जिंक जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो ये जब स्ट्रांग बेसिस से रिएक्ट करता है तभी यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। गॉट इट। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट। अब क्या होता है कि जब एक मेटल दूसरे मेटल के साल्ट से रिएक्ट करता है तब क्या होता है, तो वहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि जो ज़्यादा पावरफुल मेटल होगा अपने कमज़ोर मेटल वाले को भगा के निकाल देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, आयरन को हम कॉपर सल्फेट एक साल्ट है, कॉपर सल्फेट में हम कर दोगे तो कॉपर को ये भगा के निकाल देगा और आयरन यहाँ पे आ जाएगा, FeSO4 और कॉपर बन जाएगा। गेटिंग पॉइंट। जिंक कॉपर को क्या कर देगा, हटा के ZnSO4 और Cu हटा देगा। लेकिन यही रिवर्स प्रोसेस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो FeSO4 ऑलरेडी है, कॉपर यहाँ पे, कॉपर इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं होता तो कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जब कॉपर CuSO4 में जिंक देंगे तो जिंक भी कॉपर को हटा के डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है ना। तो अब पता कैसे चलेगा कि सर कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो हम आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज देंगे जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है। एक और यहाँ पे हम थोड़ा सा सीख लेते हैं मेटल के बारे में, अमलगम क्या होता है। देखो मर्क्यूरी जो होता है Hg, वो अपने अंदर किसी भी मेटल को समाहित कर लेगा, एक्सेप्ट एक मेटल है जिसको वो अपने अंदर मिला नहीं पाता है, उसको आपको बताना है कौन है। मरकरी जो होते हैं बहुत सारे मेटल को अपने अंदर समा लेगा, मतलब मेटल के साथ मिलके, ये तो एक लिक्विड स्टेट में होता ही है, लिक्विड स्टेट में होता है और मेटल के साथ मिलके अलग ही एक नया लिक्विड बना लेगा, मतलब एक पेस्ट टाइप से लिक्विड बना लेगा, लिक्विड दूसरा, तो उसे बोल देते हैं अमलगम। क्या बोल देते हैं, अमलगम। तो मरकरी प्लस एनी अदर मेटल, एक मेटल को छोड़ के, वो आपको बताना है, वो मिल जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, अमलगम बना लेगा। चलो ये थोड़ा सा कॉर्नर का इन्फॉर्मेशन था, है ना। तो जब ये क्या होगा कि जिंक साल्ट से हो जाएगा रिएक्शन, उसको मतलब जब कोई भी मेटल उसके दूसरे मेटल के साल्ट से रिएक्ट करेगा तो वो मेटल अगर क्या कहते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसको हटा देगा। कैसे पता चलेगा सर, हमको रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। यहाँ पे देखो आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिए हैं, ये कुछ ऐसा, इसमें एरो लगा दो, है ना। ये इधर होता है, मतलब कि ऊपर वाला सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव होता है और नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है। जैसे कि मान लो ऊपर हमारे ऊपर है पोटासियम सबको डिस्प्लेस कर देगा, ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिव होता है। सोडियम होना चाहिए ऊपर, सोडियम पोटासियम कैल्शियम, सोडियम शायद ऊपर होना चाहिए, सोडियम ऊपर होना चाहिए। तो ये इस तरह से रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टीन लेड हाइड्रोजन को हम रेफरेंस में लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन मेटल्स में नहीं आता है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, ऊपर हम पढ़े थे मिनरल मेटल, उसमें हाइड्रोजन ले लिए थे, तो हाइड्रोजन को बस क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए लेते हैं, है ना। तो मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो होगा ये बीच वाला मॉडरेट हो जाएगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, और सबसे कम रिएक्टिव की बात करेंगे तो गोल्ड आ जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन जिंक टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। ये इस तरह से याद करना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मतलब कि सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा लेकिन कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्स। स्टेटमेंट याद कर लेते तो इजीली आपको याद हो जाएगा। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। देखो इससे बेटर मैं तरीका बताऊंगा कि याद ही कर लो फकरा की तरह, सोडियम पोटासियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन टीन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड। तो ऐसे 2-4 बार पढ़ोगे तो वो भी राट हो जाएगा। तब भी अगर नहीं होता है तो आप ये लिख दो, प्लीज स्टॉप मी कॉलिंग अ जेब्रा इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्स। अब देखो पी मतलब हो गया पोटासियम, एस मतलब सोडियम, सी मतलब कैल्शियम, एम मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, जेड मतलब जिंक, आई मतलब आयरन, टी मतलब टीन, एल मतलब लेड, एच मतलब हाइड्रोजन, सी मतलब कॉपर सिल्वर गोल्ड। इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये किस तरह से किसी दूसरे से रिएक्ट करता है। नो आता है नॉन मेटल्स का। देखो नॉन मेटल्स जनरली गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवालेंट बॉन्ड। अभी कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्डिंग जब हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में तो वहाँ पे कोवालेंट को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर कोवालेंट बॉन्ड होता कैसे। इस लेक्चर में हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोवालेंट बॉन्ड क्या होगा, तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए समझ लो। कोवालेंट बॉन्ड कब होगा, जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो मतलब क्या कि नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है ना। तो ये कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हमने देखा था कि हमको अगर ये केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है तो ऑक्सीजन वाटर एसिड
बेस, इस चारों से कैसे रिएक्ट करता है हमको ये देखना है। तो भाई ऑक्सीजन से रिएक्ट करना है तो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, करता है बेवकूफ़ों, क्या होगा ये, नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। और इसका जो प्रॉपर्टीज होगी ये क्या हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी का होगा, क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी का। लेकिन कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कि मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हाई टेम्परेचर पे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया है, कॉपर जो ऑक्सीजन से बनाता है CO2 एसिडिक होता है, सल्फर जो ऑक्सीजन बनाता है SO2 एसिडिक होता है। देखो यहाँ पे SO2 एंड SO3 दोनों बन सकता है। और जब SO2 को जब चेक करना है कि एसिडिक बनाने के लिए तो एसिड बनाएगा कैसे, SO2 + H2O, तो क्या बना लेगा H2SO3, ये सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। और SO3 जब H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा H2SO4, तो ये क्या बना लेगा सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, है ना। N2O ये न्यूट्रल होता है हाई टेम्परेचर पे, CO2 C+ और CO+O2 ये भी क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो गया, है ना। तो ये क्या होगा, एसिडिक होगा। मतलब कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, बट इट्स बेसिक नेचर। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा और ये एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म एसिड। जब नॉन मेटल क्या होता है कि वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिड बनाता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ये हमने SO2 और H2O तो H2SO3 ये सल्फ्यूरस एसिड, CO2 + H2O H2CO3, जैसे कि आपका फॉस्फोरस है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा P2O5। ये जनरली इम्पेरिकल फार्मूला होता है इसका, क्या होता है इम्पेरिकल फार्मूला, बट एक्चुअली क्या होता है ये P4O10 होता है। और जब ये रिएक्ट करता है किससे, H2O से तो H3PO4 बनाता है, मतलब फॉस्फोरिक ऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड सॉरी, क्या बना लेता है फॉस्फोरिक एसिड, या क्या करता है बना लेता है। और ये इम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा ना, इसमें 2 कॉमन लेके इसको काट के P2O5 लिख दिया, बट जनरली रियलिटी में क्या होता है P4O10 होता है। दिस इज व्हाट, ये नॉन मेटल ऑक्साइड रिजॉल्व हो जाते हैं और रिजॉल्व होकर क्या करेंगे, आपको एसिड देंगे। अब दूसरा आता है रिएक्शन विद हाइड्रोजन फॉर्म्स कोवालेंट हाइड्राइड्स। जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो कोवालेंट हाइड्राइड्स बनाता है, मतलब उसके साथ कोवालेंट बॉन्ड बना लेता है। जैसे ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के से रिएक्ट करेगा तो हाइड्राइड्स बना लेगा। जैसे कि H2 + Cl2 HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, N2 + H2 NH3 अमोनिया, H2 + S H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो कोवालेंट बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे हाइड्राइड कंपाउंड बनाता है। दिस कंपाउंड आर कोवालेंट एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड। अब देखो कोवालेंट जो होता है, जब हम कोवालेंट प्रॉपर्टी कोवालेंट बॉन्ड पढ़ेंगे कोवालेंट क्या होता है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, वो क्या होता है नॉन कंडक्टिंग होता ही है। तो फैक्ट की बात नहीं थी, फिर भी तुम्हारे लिए फैक्ट है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद वाटर, ये वाटर से कैसे रिएक्ट करता है, तो मोस्ट नॉन मेटल डजंट रिएक्ट विद वाटर डायरेक्टली। यहाँ पे रिएक्शन नॉन मेटल नहीं कर रहा था, उसका ऑक्साइड कर रहा था, तो ये ध्यान में कन्फ्यूज नहीं होना। नॉन मेटल की बात करें तो वो नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर मान लो क्लोरीन की बात करते हो तो वाटर में रिजॉल्व हो जाते हैं और एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है, जो कि हम क्लोरिनेशन ऑफ वाटर हम लोग पढ़े हैं कि उसमें वाटर को प्यूरीफाई करने में, बैक्टीरिया वगैरह को मारने में यूज करते हैं हम लोग। तो Cl2 + H2O HCl + HOCl, तो HCl एसिड होता है, इसलिए वाटर क्या हो जाता है प्यूरीफाई हो जाता है। तो सब मतलब जनरली क्या होता है नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि बात नहीं मानता है और एक्सेप्शन में आ जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा H3PO4 बना लेगा, गेटिंग पॉइंट। तो वाटर से ऐसे रिएक्ट करेगा। रिएक्शन विद एसिड, एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, तो नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये एसिड से रिएक्ट करता ही नहीं। हाँ कंसनट्रेटेड एसिड से कर लेगा, कौन एसिड से क्या कर लेगा, उतना हम डिटेल में नहीं जाना चाहिए हम लोग को, NCERT ये सब डिस्कस भी नहीं किया है, सो इट्स नॉट आवर पार्ट ऑफ सिलेबस, बट थोड़ा बहुत क्या पता CBSE है। तो कौन एसिड से रिएक्ट कर लेगा, बस इतना जानो, कैसे करेगा उतना नहीं जानना। डाइल्यूट एसिड से नहीं करेगा, क्यों, बिकॉज दे आर नॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते ही नहीं है। कौन, नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने बताया था, इसके पास टेंडेंसी ही नहीं होती किसी चीज़ को इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। दिस इज व्हाट। अब देखो फैक्ट देख लेते हैं एक, नॉन मेटल लाइक सल्फर कार्बन में रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज एसिड्स लाइक HNO3। हमने जस्ट अभी बोला कि नॉन मेटल जो होते हैं कुछ एसिड हैं जिससे रिएक्ट कर लेगा, जैसे HNO3 है, फॉर्म ऑक्साइड और एसिड, ऑक्साइड या एसिड बना लेता है। ये फैक्ट हमने ऊपर ही बता दिया था। ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करता है। रिएक्शन विद बेस, ये बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे नॉन मेटल जो होते हैं बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है,
लेकिन कुछ एसिडिक ऑक्साइड है जैसे कि CO2, वो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH तो Na2CO3 और H2O बना लेता है, SO2 NaOH प्लस Na2SO3 तो साल्ट एंड वाटर बना ले रहा है। तो नॉन मेटल जनरली ना ही एसिड से जनरली रिएक्ट करता है, ना ही वाटर से जनरली रिएक्ट करता है, ना ही एसिड से रिएक्ट करता है, ना ही बेस से रिएक्ट करता है। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद मेटल, कि जब नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, देखो आयन क्या होता है, पहले देखो कोई अगर एटम है, अगर वो चार्ज लूज करेगा या फिर गेन करेगा तो उसको क्या बोल देंगे, चार्ज्ड एटम। वो या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा। तो लूज करेगा तो उसके बाद माइनस आ जाएगा, सॉरी प्लस आ जाएगा, और अगर गेन करेगा तो माइनस आ जाएगा। और उस एटम को क्या बोल देते हैं, आयन बोल देते हैं। जैसे कि मान लो सोडियम है, अब ये न्यूट्रल स्टेट में है। अब सोडियम का मन घुमा, भाई हमको स्टेबल होना है, और सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी क्लोरीन को, मान लेते किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक प्लस आएगा, तो Na प्लस हो जाएगा और ये चार्ज हो गया। इसे क्या बोल देंगे, आयन। तो जब कोई लूज या गेन करेगा तब उसे क्या बोल देंगे, आयन बोल देंगे। तो अब ये सोडियम क्लोरीन, कोई सोडियम जब इलेक्ट्रॉन को कोई डोनेट करेगा तो कोई लेने वाला तो चाहिए। तो क्लोरीन मान लो आगे क्या करने के लिए, लेने के लिए, भाई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको ज़रूरत है। तो जब सोडियम ने क्या किया, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके साथ अब क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, है ना, रिश्ता जुड़ गया कि भाई हमने तुमको तुम्हारी ज़रूरत पूरा की और तुमने हमारी ज़रूरत पूरा की, तो भाई भाई दोनों। और ये बना लेता है NaCl। तो ये जो कंपाउंड हो रहे हैं यहाँ पे आयन्स फॉर्म हो रहे हैं, आयन के द्वारा ये लोग कंपाउंड बन रहे हैं। कैसे, तो ये क्या कर रहा है, गेन करके आयन बन रहा है, सॉरी डोनेट करके आयन बन रहा है, और यहाँ पे गेन करके आयन बन रहा है। और डोनेट और गेन करके ये दोनों आपस में भाई भाई हो जाते हैं, क्योंकि डोनेट करने से इसका भी भला और गेन करने से उसका भी भला, और ये NaCl बन जाता है। और ये इसको क्या बोल देंगे, आयनिक कंपाउंड। कोई डाउट यहाँ तक, दिस इज व्हाट। तो इस तरह से ये क्या करेगा, आपका कंपाउंड बनेगा। जैसे कि यहाँ पे सोडियम प्लस Cl2 NaCl, आयरन प्लस सल्फर तो आयरन सल्फेट। एक और है Mg प्लस Cl, Mg प्लस Cl। देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12, जैसे कि 282 इसका होता है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करना चाहेगा। अब क्लोरीन यहाँ पे बेचारा बोलेगा कि भाई हमको एक ही इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बोलता कोई बात नहीं, तुमने एक और भाई को बुला लो। तो 2 क्लोरीन आके मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो मैग्नीशियम कितना चार्ज डोनेट करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2। तो इसीलिए Mg पे प्लस प्लस, या फिर आप इसको ज़्यादा स्मार्ट बनोगे तो 2+ लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो दिस इज व्हाट, देखो मैग्नीशियम 282 है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन डोनेट कर दिया, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्लोरीन भी स्टेबल और मैग्नीशियम भी स्टेबल, लेकिन मैग्नीशियम का पेट तब बढ़ेगा जब 2 क्लोरीन आएगा। तो मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेगा, है ना, और ये मैग्नीशियम 2+ हो जाएगा। और Cl तो माइनस ही रहेगा, लेकिन 2 ठो Cl आके मिल रहेगा। तो ये क्वेश्चन ही पूछ देता है कि अच्छे तरीके से कैसा लिखा जाता है, तो कुछ ऐसा ही लिखा जाता है। गेटिंग अ पॉइंट। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है। कैसे, भाई ये एक डोनेट करके और गेन करके ले रहा है। जब डोनेट या गेन करके अगर कोई एटम्स लेंगे, तो डोनेट और गेन करके कोई एटम लेगा तो वो क्या हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। बट वहीं पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, देन क्या हो जाएगा, वो कोवालेंट कंपाउंड हो जाएगा। और उसके बीच का जो बॉन्ड होगा कोवालेंट बॉन्ड होगा। जब हम कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कोवालेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, हमने देख लिया। और आयनिक कंपाउंड के क्या क्या फीचर्स हैं इस चीज़ को देखते हैं। देखो होते बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप्स के बॉन्ड होंगे, 3। कौन कौन, आयनिक, कोवालेंट, और एक कोवालेंट का ही अपना भाई है कोवालेंट। अब देखो ये दोनों क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लेकिन अगर 2 अलग अलग एटम्स अपने आप में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो हो जाएगा कोवालेंट। अगर 2 सेम एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो हो जाएंगे कोवालेंट। जैसे कि H2 Cl2, ये आपस में O2, ये सब आपस में ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके अपना पेट भर रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, कोवालेंट। वहीं पर अगर मान लो H2O CO2, तो ये अलग अलग एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके कर रहे हैं तो हो जाएंगे कोवालेंट। तो ये अलग बॉन्ड हो गया। और आयनिक बॉन्ड कब होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे डोनेट करेगा और दूसरा एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो क्या हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड। ना अब एक चीज़ बताओ कि आयनिक कंपाउंड होने के लिए क्या चाहिए भाई, एक डोनेटर चाहिए, एक
गेनर चाहिए, तो डोनेट कौन करेगा, मेटल, और गेन कौन करेगा, नॉन मेटल। तो ये आयनिक कंपाउंड किसके किसके बीच बनेगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। इसके कुछ फीचर्स है भाई, क्या फीचर्स हैं, तो आयनिक बॉन्ड से जो मेटेरियल्स बनते हैं वो सॉलिड होंगे। नमक खाए हो, नमक कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में है। ये हार्ड होता है, ये क्या होता है, हार्ड। ये हार्ड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इसके बीच में कैसा लगेगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज एक दूसरे के डोनेशन के कारण बनता है। नेक्स्ट, ये ब्रिटल होते हैं, इसको अगर एक लाठी मारोगे, हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लेकिन केरोसिन पेट्रोल में ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, H2O सॉल्यूशन में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एलिमेंट्स ऑन अर्थ आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ एंड फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ इंक्लूड लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। सॉरी, देखो यहाँ पे कुछ पता नहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, मैं लिख दिया हूँ। मतलब अर्थ पे जो एलिमेंट पाए जाते हैं, या तो लिथोस्फीयर पे मिलेगा। लिथोस्फीयर मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ पे मतलब ऊपर ग्राउंड है, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे समुद्र बना लेते हैं, यहाँ पानी हो गया और यहाँ पे हवा है, तो यहाँ पे भी एलिमेंट मिल सकते हैं, पानी में भी एलिमेंट मिल सकते हैं और एटमॉस्फेयर में भी एलिमेंट मिल सकते हैं। तो ज़मीन को बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसको बोल देते हैं हाइड्रोस्फीयर, इसको मिल देते हैं एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको एलिमेंट्स फाउंड मिलते हैं। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिलते हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, मतलब हमको नेचुरल से ही मिले हैं कोई भी एलिमेंट, है ना। और लेकिन हम लोग कुछ कुछ बनाए भी हैं, सिंथेटिक एलिमेंट भी हैं, है ना, इनरीच करके या फिर अलग अलग तरीके से हम बनाए हैं। एक एलिमेंट का नाम बताओ जो हमने इनरीच किया, मतलब हमने बनाया है, नेचुरली अकरिंग नहीं है। गॉट इट। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नॉन एज मिनरल्स। अगर कोई एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो कि नेचुरली अब मिलता है हम लोग को अर्थ के क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट किसे बोलते हैं, तो आप देखोगे कि जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो इसके बहुत सारे लेयर होते हैं, तो ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया कोर। तो इससे ही यही मिलेगा आपको मेटल्स, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ होंगे मेल्टेड होते हैं, ये यहाँ क्या होंगे, मेल्टेड। यहाँ पे जो चीज़ें मिलेगी वो क्या हो जाएंगे, आपको सॉलिड फॉर्म मिल सकता है। तो यहाँ से हम यहाँ पे जो भी हमको मिल रहा है, और हवा में तो कोई सॉलिड चीज़ मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट में हमको कोई भी अगर मिनरल्स मिल रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, नेचुरली अकरिंग होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं कि मिनरल्स। अब उस मिनरल में अगर क्या है, मिनरल में स्मॉल अमाउंट या फिर लार्ज अमाउंट पे थोड़ा बहुत मेटल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब उस मिनरल में क्या है कि अगर मेटल ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट है, मिनरल में तो अगर थोड़ा सा भी मेटल्स अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएंगे, मिनरल हो जाएंगे। लेकिन किसी किसी मिनरल में मेटल का जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो मेटल का जब प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगा तो उसी क्या बोल देंगे, ओर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ओर। और ओर से ही हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ओर से ही क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्शन क्यों करते हैं भाई, क्योंकि ईजी भी होता है, दूसरा प्रॉफिटेबल होता है ना। क्या होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। मिनरल से भी मिनरल, सभी और मिनरल हो सकता है, लेकिन सभी मिनरल और नहीं हो सकता है। वही मिनरल और होगा जिसमें कि मेटल का प्रेजेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और जिससे एक्सट्रैक्ट करना मेटल को ईजी और प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ से एक दो क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अगर पूछ देगा तो हमारे लिए कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन ये नॉन मेटल है। अभी हम एलिमेंट बोले हैं तो एलिमेंट में तो मेटल नॉन मेटल सब आ जाएगा ना। अगर पूछ देगा मोस्ट एबंडेंट सॉरी एबंडेंट नॉन मेटल, तो मेटल क्या हो जाएंगे, तब एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे अगर मान लो बोल देगा मोस्ट नॉन मेटल, तो भी ऑक्सीजन ही हो जाएगा। दैट्स इट। तो नाउ अब ये पढ़ेंगे कि भाई ओर से हम लोग मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो मेटल से किसी भी ओर से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले कि मेटल्स को हमने 3 पार्ट डिवाइड कर लिया कि भाई किस मेटल के ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास देखो, हमने जब रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था तो ऊपर जो ये है, ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव पढ़े थे। ये बीच वाला जो था वो मीडियम रिएक्टिव पढ़े थे, और ये वाला जो था नेटिव फॉर्म मतलब लेस रिएक्टिव पढ़े थे, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था, कहाँ गया हमारा वो, ये है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव, ये हो जाएगा मॉडरेट, हो जाएगा लीस्ट।
अब क्या होता है ना कि इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, देखो ओड जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि ओड है, ओड मतलब कि इसमें मेटल है, तो मेटल के साथ अदर इम्प्योरिटीज़ होंगे, क्या हो जाएंगे मेटल के, अब देखो इम्प्योरिटीज़ क्या होंगे, तो मेटल के अलावा जिस मेटल का हम बात कर रहे हैं उस मेटल के अलावा अगर इसके पास कुछ भी है तो वो क्या हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज़ होंगे उसके, क्या हो जाएंगे, इम्प्योरिटीज़। अब देखो, अब मेटल है, अब उस मेटल के साथ किस प्रकार के इम्प्योरिटीज़ है उस बेसिस हमने ओर को क्या किया, बहुत अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। जैसे कि ऑक्साइड ओर, ऑक्साइड ओर मतलब कि जैसे कि मान लो कि Al2O3 ये बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, बॉक्साइड का। ये एल्यूमिनियम का ओर है, ये क्या है, एल्यूमिनियम का फेमस ओर है, मतलब कि इससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट की जाती है, लेकिन इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या है, ऑक्सीजन, क्या की है, ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड ओर। उसके बाद कार्बोनेट ओर, क्या होता है, कार्बोनेट और, कार्बोनेट से मतलब कि Na2CO3, ये भी एक सोडियम का ओर है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बोनेट ओर है। इसका होता है सल्फेट ओर, क्या होता है, सल्फेट, सल्फाइड ओर, सॉरी, क्या होता है अगला, अगला टाइप ओर का, सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर में क्या होगा कि इम्प्योरिटीज़ कौन होंगे, सल्फर होंगे, जैसे कि HgS, CuS, PbS, है ना। बताओ इसमें सिनिवार का फॉर्मूला कौन है इस तीनों में से। अब ये सब में क्या है, सल्फर मिला हुआ है, तो मर्क्यूरी, कॉपर, लेड इसमें, लेकिन ये तो ये प्योर फॉर के पार, लेकिन इसके अलावा कौन सा है, सल्फाइड है। अगर हम इस इम्प्योरिटीज़ को हटा दें तो हमारे पास और मेटल क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। है तो बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस इनके, लेकिन उतना डिटेल हम लोग इस चीज़ को पढ़ने नहीं वाले हैं। और इसके जो एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोल देते हैं, मेटलर्जी। मतलब कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर को किस में पढ़ते हैं, मेटलर्जी में पढ़ते हैं। नाउ हमने देखा कि एक और होता है हैलाइड ओर, क्या होता है, हैलाइड ओर, मतलब कि इसमें मेटल के साथ क्या हो जाएंगे, हेलोजन फैमिली लगा रहेगा, मेटल के साथ क्या लेगा, हेलोजन फैमिली लगा रहेगा। हेलोजन फैमिली में कौन कौन आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे कि मान लो NaCl, यहाँ से हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो इम्प्योरिटी जो क्या है, क्लोरीन है, इसलिए ये कौन सा और हो जाएगा, हैलाइड और हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप्स के ओड होते हैं। नाउ अब ये पॉइंट आता है कि इस ओड से मेटल को कैसे रिएक्ट करें, मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके हटाते हैं, है ना। और जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो कार्बन रिडक्शंस के हम मेथड से बनाते हैं, इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। और जो क्या कहते हैं लेस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसमें कि कॉपर हो गया, Pb हो गया, है ना। यहाँ पे देखो सबसे कम रिएक्टिव कहाँ गया वो, देखो ये जो सिल्वर एंड गोल्ड है ये नेटिव स्टेट मिलते हैं। नेटिव स्टेट मतलब क्या होता है भाई, इसमें इम्प्योरिटी, विदाउट इम्प्योरिटी से प्योर फॉर्म में नेचर में मिलते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ प्योर में, इसके भी ओड होते हैं, लेकिन ये जनरली आप मिलता है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट आता है सर कॉपर मरकरी का, क्या बात है, कॉपर मरकरी भी का ओड होता है, लेकिन ये जनरली सल्फाइड ओर में मिलते हैं, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। कौन, कॉपर मरकरी। ये दोनों किस फॉर्म में हो गए, तो नेटिव स्टेट फ्री में होगा, लेकिन कॉपर मरकरी क्या होते हैं, सल्फाइड ओर में, सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, मतलब इसका जो ओड होता है वो सल्फाइड ओर होता है जनरली। सॉरी। अब सर इससे कैसे निकालते हैं, तो इसको सिंपल सा हीट करके हम क्या कर देते हैं, निकाल देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे कि लॉ रिएक्टिव हो गया, सल्फ कॉपर हाँ लिखा हुआ है बाय द वे। तो जो लॉ रिएक्टिव, इसमें जो हमने लॉ रिएक्टिव हमने देखा था मेटल्स, लेड, सॉरी मर्क्यूरी, कॉपर, ये इसको क्या करते हो, सिंपल सा गर्म करके भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे भाई, इसके साथ सल्फेट है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से इसको गर्म करोगे तो HgO प्लस SO2 बन जाएगा, और ये SO2 गैस है ऊपर निकल जाएगा। और जब HgO को जब तुम गर्म करोगे तो Hg प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट, कॉपर को जब सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं उसे कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। और जब कॉपर ऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते थे, क्या बन जाता है यहाँ पे, कॉपर और SO2 बन जाता है, हाँ C2S,
इसी भी मतलब क्या क्या होता है कि ये Cu2s Cu2O को जब हम गर्म करेंगे तो Cu अलग और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका Cu अलग और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे भी ये वो ऐड कर दो, Cu2O प्लस जब गर्म करोगे तो Cu प्लस O2 क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। इसको बैलेंस करोगे। इसके अलावा कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर को हटाने के लिए जब कॉपर सल्फेट के साथ मिला करके गर्म करोगे तो भी कॉपर अलग और SO2 गैस अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों तरीका है कॉपर के ऑक्साइड से कॉपर को निकालने का। कॉपर ऑक्साइड से जब कॉपर सल्फेट मिला करके गर्म करेंगे तो कॉपर अलग और SO2 अलग हो जाएगा, तो इसे Cu2O Cu प्लस O2 हो जाएंगे। तो मतलब अल्टीमेटम ये है कि जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उसको सीधा गर्म कर दो हवा में, हवा में गर्म कर दो तो वो क्या हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो हवा में भी गर्म करने के दो तरीके हैं, एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, होता है ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में। गर्म जो कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के ऑब्सेंस या लिमिटेड अमाउंट में क्या करते हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। अगर गर्म हम लोग किसी भी ओड को कि गर्म हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं उसे बोल देते हैं रोस्टिंग। क्या बोल देते हैं, रोस्टिंग। और अगर हम ऑक्सीजन के अब्सेंस या लिमिटेड बोलते हैं उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस, क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो आई होप आपको जो लॉ रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, गर्म करने के निकल जाएगा। अब निकल मजा, अब आप क्वेश्चन आता है कि सर मिडिल एक्टिव मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो जो मिडिल एक्टिव मेटल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के ओर में पाए जाते हैं। कौन कौन, एक होता है सल्फाइड ओर और एक होता है कार्बोनेट ओर, एक हो जाएगा कार्बोनेट और एक हो जाएगा सल्फाइड और कार्बोनेट और। ये जो मिडिल एक्टिव मेटल्स हैं वो या तो सल्फाइड ओर में पाए जाएंगे या फिर कार्बोनेट ओर में पाए जाएंगे। जैसे ही सल्फाइड ओर में हम कोई अगर मान लो क्या कहते हैं कि मिडिल एक्टिव मेटल सल्फाइड ओर में है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, रोस्टिंग करेंगे। व्हाट डज इट मीन्स, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से हम गर्म करेंगे। वही कह रहा है कि हीटिंग ऑफ द सल्फाइड और इन द एक्सेसिव एयर। जब ऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो हमको उसका मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट। अगर कोई कार्बोनेट और है, अगर क्या है कार्बोनेट और, उसको लिमिटेड एयर या फिर एयर के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो उसका ऑक्साइड मिल जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट। तो जो मिडिल एक्टिव मेटल्स है वो दो फॉर्म में पाए जाएंगे, या फिर सल्फाइड में या फिर कार्बोनेट में। तो जो सल्फाइड वाला होगा उसमें हम उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जब गर्म करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा और सल्फर ऑक्साइड मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा गैस है। अगर मान लो कार्बोनेट फॉर्म मिलेगा तो उसको हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में गर्म कर देंगे तो हमको मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। अब ये जो ऑक्साइड मिला है इस ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करा देंगे। जैसे कि ZnO प्लस कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा, Zn प्लस CO2 बना लेता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। तो गेटिंग अ पॉइंट कि हमको जब ऑक्साइड और मिल गया तो उस कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हमको ऑक्साइड में और मिला तो ऑक्साइड और मिल गया तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ऑक्साइड और मिल गया हमको तो वो जो ऑक्साइड और होगा उस ऑक्साइड और को हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम ZnO यहाँ पे भी सेम चीज़ हमको जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। और जब ZnO को हम क्या करेंगे, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो Zn प्लस CO2 मिल जाएगा हमको, तो Zn एक्सट्रैक्ट हो गया। तो हमने क्या देखा कि लॉ रिएक्टिव मेटल्स है तो उसको सीधा गर्म करके हम उसको निकाल सकते हैं। अगर मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, तो मिडिल रिएक्टिव मेटल्स 2 फॉर्म में आएंगे, सल्फाइड और ऑक्साइड। कार्बोनेट फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में है तो रोस्टिंग करेंगे और कार्बोनेट फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन करेंगे। और दोनों से प्रोसेस हमको क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। और उस मेटल के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से के साथ रिएक्ट करा के वो हम मेटल को निकाल लेते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उसे बोल देते हैं स्मेल्टिंग। क्या बोल देते हैं, स्मेल्टिंग। नेक्स्ट आता है हाईली रिएक्टिव मेटल। अब क्या आता है, हाईली रिएक्टिव मेटल। देखो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो कार्बोनेट ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। वो क्या किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड। जैसे कि मालूम ने देख बोला था बॉक्साइड। बॉक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम का। और यहाँ Al2O3 है, मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में जनरली ये मिलते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर
ऑक्साइड के फॉर्म मिल रहे हैं तो उसका स्मेल्टिंग करके हम इजीली निकाल देंगे। मतलब इसका हाई रिएक्टिव मेटल जो हाई रिएक्टिव मेटल जो है, इसके साथ अगर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा क्या, जिस तरह से हमको यहाँ से उसके ऑक्साइड से हमको क्या मिल रहा है, कार्बन के साथ रिएक्ट कराने के बाद हमको क्या मिल रहा है, प्योर मेटल मिल जा रहा है, वैसे यहाँ पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, मतलब इस पर स्मेल्टिंग ये तो मिलते तो हमको ऑक्साइड फॉर्म में ही है, क्या मिलते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में ही है हमको मिलते क्या है ये। इसको लॉक कर दो भाई, कैसे लॉक होगा ये, कोई नहीं, ये मिलते हैं क्या, तुम्हारा ऑक्साइड फॉर्म में ही मिलते हैं। लेकिन इस ऑक्साइड फॉर्म पे हम स्मेल्टिंग करने का प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे हमको ऑक्साइड मिल रहा था तो उसमें स्मेल्टिंग करके निकाल देते, जैसे नहीं करते। क्यों, क्योंकि इसका एफिनिटी जो होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। मतलब अगर नॉर्मल वर्ड में समझो तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो ऑक्सीजन होगा वो अपने इसके साथ जो ऑक्सीजन होगा उसको कार्बन को ले जाने देगा ही नहीं। मतलब कार्बन इससे ऑक्सीजन लेके नहीं जा सकता है। तो जब कार्बन से ले ही नहीं जाएगा तो क्या कार्बन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और जब कार्बन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या स्मेल्टिंग प्रोसेस को मिल जाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स नहीं मिल पाते हैं। और इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद कैथोड पे हमारा क्या हो जाता है, हमारा ये मेटल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ मेटलर्जी। मेटल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हमने देख लिया, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करो, कैथोड पे क्या हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे। अगर मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं तो उसके दो और मिलेंगे, कार्बोनेट और सल्फेट। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद उसके जो मेटल का ऑक्साइड मिलेगा उसको स्मेल्टिंग करेंगे, हमको मेटल मिल जाएगा। अगर लेस रिएक्टिव है तो लेस रिएक्टिव में दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट नेटिव वाला फ्रीली मिलेंगे, जो नेटिव नहीं है उसको क्या करो, गर्म करो, आपको आसानी से मिल जाएगा। दिस इज व्हाट अब क्या होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी यूज करते हैं। अब एक चीज़ बताओ, हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर हम यहाँ से क्या करें कि इधर के जो ओर हैं, इधर का अगर ऑक्साइड हो रहा है या फिर कार्बोनेट हो रहा है, अगर इधर के मेटल्स हम क्या कर दें, रिएक्शन करवा दें, तो इधर वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको क्या कर देगा, हटा देगा, और इसको हटा करके ये खुद ओर बन जाएगा, मतलब उधर से अदर कंपाउंड बन जाएगा, और ये मेटल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब कि इस मेटल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस मेटल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाले मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देंगे। और जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, उससे हमको मेटल इजीली मिल जाएगा। नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखो Fe2O3, ये इसका और है फेरस ऑक्साइड। अब इसके साथ हमें एल्यूमिनियम मिला दिया, देखो यहाँ पे आयरन यहाँ पे है। आयरन क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम आयरन को हटा देगा और क्या बना लेगा, Al2O3। और ये सब का इस टाइप का जो रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है, एक्सेसिव एक्जोथर्मिक होता है। इतना ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है, इसका मतलब इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि ये जो मेटल होते हैं मोल्टेन स्टेट में मिलते हैं हमको। तो दिस इज़ व्हाट क्या कहते हैं कि ऐसे भी हम निकालते हैं। बट ये जो इस टाइप का जो रिएक्शन है, फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, इसको बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। मीन्स व्हाट कि अगर मान लो कि हमारा जो कार्बोनेट है, हमारा जो कोई लेस मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हैं, उसमें अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दें तो हमारा जो हाईली मिडिल रिएक्टिव मेटल्स है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा और हमारा नया कंपाउंड बन जाएगा। और वहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, हीट का फॉर्मेशन होगा, और इसी को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। पूरे का थर्माइट रिएक्शन, तो फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट, इसी को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। अब क्या होता है कि हमको जो मेटल्स मिले हैं, हमने जो निकाले हैं मेटलर्जी का यूज करके, अलग अलग चीज़ों का यूज करके, वो हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है, वो हमको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। और उसको निकालने के लिए हम एक लास्ट प्रोसेस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। लास्ट में जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर देंगे तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट, मतलब हमने क्या किया, अलग अलग प्रोसेस से निकाल दिया। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इतना इजीली रिएक्शन से नहीं निकल जाते, इसके बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं डिटेल में बताया गया। दैट इज़ व्हाट वी आर नॉट गोइंग टू इंटर इनटू द डेप्थ। बट इतना इजीली कि ऐसे नहीं निकलते हैं। इसके साथ भी इतना निकालने के बाद भी इसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज़ रहते हैं, और इस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम अलग अलग तरीके का उपयोग करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होता है सबसे बेस्ट मेथड है इसको प्योर करने का। इसमें क्या करते हैं हम भाई इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग इम्प्योर मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक
करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम क्या करते हैं, उसको प्योर कर देते हैं। तो पहले कैसे करेंगे भाई, हम एक मान लो ऐसे एक इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एक बीकर ले लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले लेंगे, एक होगा एनोड एक होगा कैथोड, मतलब कि एक पॉजिटिव से जुड़ा होगा एक नेगेटिव से जुड़ा होगा। पॉजिटिव वाला में इम्प्योर मेटल होगा और नेगेटिव वाला में प्योर मेटल हम ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्योर मेटल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्योर मेटल, है ना। अब इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर रहा है, और इसके ये जहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, इसमें जो लिक्विड होगा वो लिक्विड क्या होगा, साल्ट होगा। क्या होगा, मेटल का साल्ट। जिस मेटल को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उस मेटल का वहाँ पे क्या होगा, साल्ट होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपके एनोड पर क्या रहेंगे, इम्प्योर मेटल रहेंगे, कैथोड पे प्योर रहेंगे, और इस कैथोड पे जाके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इधर से कॉपर, इधर जो इम्प्योर आपने जो इम्प्योर मेटल का यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा रखा है, इधर से कॉपर हट हट के कहाँ चला जाएगा, आपके एनोड पे चला जाएगा। एट लास्ट यहाँ पे क्या बच जाएंगे, आपके वेस्ट बच जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड। इसका रिएक्शन देखो, जैसे देखो पॉजिटिव टर्मिनल तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और ये नेगेटिव टर्मिनल तो इसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो आपका इम्प्योर मेटल है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हम जैसे मान एग्जांपल लिया कॉपर को, हम कॉपर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, तो इम्प्योर कॉपर कहाँ देंगे, एनोड पे, प्योर कॉपर कहाँ देंगे, कैथोड पे। इसमें इसका साल्ट यूज करेंगे, कॉपर सल्फेट। क्या होगा, एनोड पे कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि एनोड किससे जुड़ा हुआ होता है, निगेटिव टर्मिनल से। निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन, और सॉरी 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 ये हो गया एनोड। एनोड पे इसको बोल देते हैं कैथोड, सॉरी, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे कैथोड, और पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड, हमने इंट्रो बोल दिए। तो एनोड पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्योर कॉपर यहाँ पे मिला हुआ है, और कैथोड पे क्या है, प्योर वाला मिला हुआ है। तो इस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट उस मेटल का साल्ट ले लेंगे। नाउ क्या होता है कि एनोड पे मीन्स पॉजिटिव के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो इम्प्योर मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, कौन, ये इलेक्ट्रोड। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो ये आयन फॉर्म कर देगा। देखो कॉपर है, यहाँ पे कॉपर होगा इसके साथ मिला हुआ, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या गया, निकाल लिया गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आयन बच जाएगा। और कैथोड पे क्या हो जाएगा, जो आयन वाला है, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, प्योर मेटल जो होंगे कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया गया, यहाँ से कॉपर है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर लेगा, खींच लेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, तो इधर से कॉपर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएंगे, और आपका कॉपर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। दिस इज हाउ हमको प्योर फॉर्म ऑफ मिल जाते हैं। और ये जो तरीका आपको कॉपर, जिंक, निकेल, टीन, लेड एक्सेट्रा इन सब चीज़ों पे क्या होता है, अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोशन एंड प्रिवेंशन। कोरोशन क्या होता है, स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय द एयर मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर से जो स्लो डिस्ट्रक्शन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कोरोशन। कोरोशन मतलब ख़त्म होना। जैसे कि आयरन में रस्टिंग होता है, तो आयरन का में जो रस्टिंग होगा तो रस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आयरन, और जो हमारा प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिग्रेड होने लग जाएगा। जैसे कि अगर आयरन को आप मॉइस्चर और वाटर और खुला हवा में छोड़ दोगे तो ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर से रिएक्ट करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेगा, है ना। और फिर ये ब्रेकडाउन होकर फेरस ऑक्साइड प्लस 2H2O XH2O ऐसे मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये रिएक्ट करके एक रस्ट का फॉर्मेशन बना लेगा, और यही क्या है आपका रस्ट। और ये आपका आयरन के फॉर्म नहीं रहा, आपका ये आयरन खत्म हो गया, मतलब दिस इज व्हाट रस्टिंग। ये सब पे होता है। अब जिसको एल्यूमिनियम को बहुत दिन तक हवा में छोड़ दोगे तो एल्यूमिनियम डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है, तो ऊपर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर आ गया, तो उसको कोरोशन बोलेंगे, है ना। मतलब उतना एल्यूमिनियम आपका बर्बाद हो गया, दिस इज व्हाट। तो सर इसको बचाएंगे कैसे, तो बचाने के लिए हम पेंटिंग करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, या गैल्वेनाइजेशन करेंगे। गैल्वेनाइजेशन में जिंक का कोट कर देंगे। जिंक का क्या करेंगे, जैसे मान लो इतना बड़ा मेटल है तो उसके ऊपर जिंक का पेंट लगा देंगे। तो जिंक का पेंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर से जब एयर से कांटेक्ट में आएगा तो जिंक क्या हो जाएगा, एयर से कांटेक्ट करेगा, और एयर से कांटेक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। हमने देखा था जिंक मेटल है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। तो ये जो कोटेड जिंक है ये क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड। ये ऊपर एक लेयर बना दिया, और ये लेयर आयरन के कॉन्टेक्ट में आने ही नहीं देता है, इसीलिए आयरन का रस्टिंग बच जाता है। मतलब ये खुद को तोड़ करके दूसरे को बचा रहा है। दूसरा होता है एलोइंग। एलोइंग में क्या होता है, आप इस मेटल में कुछ और चीज़ मिला दो, मिला देने के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसमें रस्टिंग नहीं होगा। आप देखोगे कि एक आयरन पिलर है, आयरन पिलर के बारे में जानते हो,
1500 साल हो चुके हैं, गुप्ता पीरियड में ही वो बनाए गए थे, लेकिन आज तक उसमें रस्टिंग नहीं लगे हैं। तो एलोइंग में अलग अलग चीज़ें मिला देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन आयरन तो इजीली सॉफ्ट होते हैं जनरली, है ना, मतलब आयरन प्योर फॉर्म ऑफ आयरन सॉफ्ट होते हैं। इसमें अगर क्या करते हो 0.05% आप कार्बन मिला देते हो, तो 0.05 कार्बन आयरन मिलाने के बाद ये क्या होता है, हार्ड हो जाता है, मतलब उतना सॉफ्ट नहीं होता है। और इसमें अगर कोबाल्ट निकेल अगर इसमें क्या करते हैं ऐड कर देते हो, और क्रोमियम ऐड कर देते हो, तो ये बन जाता है स्टेनलेस स्टील। और ये स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि इसमें से अब ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो आयरन का तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन इसमें रस्टिंग नहीं लगता है। तो एलोइंग इज द प्रोसेस टू सेव प्रिवेंट द कोरोशन बाय मिक्सिंग द अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। एक होता है एनोडिसिंग। एनोडिसिंग क्या होता है, जैसे कि मान लो हमने क्या किया, गैल्वेनाइजेशन में क्या किया, जिंक का कोटिंग किया, उसी तरह से एनोडिसिंग हम लोग एल्यूमिनियम ऐड कर देते हैं। गॉट इट। ये होता है रस्टिंग। यहाँ पे फैक्ट है, रस्टिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों चाहिए, हमको पता है। यहाँ पे कुछ कुछ एलोय हैं भाई, एलोय बना जैसे कि ब्रास, कॉपर और जिंक मिला करके ब्रास बनाए जाते हैं, ये डेकोरेटिव आइटम में यूज किए जाते हैं। ब्रोंज, कॉपर और टीन मिला करके ब्रोंज बनाए जाते हैं, इसमें ये क्वाइंस मेडल्स जो बनते हैं ब्रोंज मेडल उसे बनाए जाते हैं। सोल्डर, लेड और टीन को मिला करके सोल्डर बनाए जाते हैं। देखो बहुत सोल्डिंग करते हैं, बहुत से इलेक्ट्रिकली ज्वाइंट करते हैं सोल्डिंग, तो उसमें लेड और टीन मिला होता है, उसमें सोल्डिंग में यूज करते हैं। स्टील, हमने देखा कि आयरन और कार्बन और भी चीज़ मिलते हैं, ऐसे मतलब शॉर्ट में लिख दिया है, सॉरी आयरन और कार्बन हमें पहले मिला दिया, तो उससे क्या बन जाएंगे स्टील। तो अलग अलग टूल बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील कम बनता है, जब आयरन में क्रोमियम और निकेल मंगा लेते हैं तो ये रस्ट प्रूफ टूल हो जाते हैं। ड्यूरा एल्यूम क्या होता है, इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एयरक्राफ्ट हो जाता है। इसमें ये भी क्या होता है, आपको जंक वगैरह सब नहीं लगते हैं। नेक्स्ट आता है अमलगम। हमने ऑलरेडी बताया गया कि मर्क्यूरी के साथ कोई भी मेटल मिला दो तो यह क्या हो जाता है, अमलगम बनाता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके एलोय हो जाएंगे, मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करा करके। कुछ कुछ मेटल्स के यहाँ पे यूज़ दिए, हम लिख दिया हमने। आयरन का यूज़ कहाँ होता है, मशीनरी या ब्रिज में। एल्यूमिनियम का एयरक्राफ्ट और यूटेंसिल्स में। कॉपर का इलेक्ट्रिकल वायर्स में। जिंक का गैल्वेनाइजेशन अभी देखे, और AUAG का ज्वेलरी में। ऐसा इसलिए इसमें रस्टिंग नहीं लगता है, शाइनी होता है, कॉस्टली होता है, इसीलिए इसका ज्वेलरी में। ये क्या होता है, इसमें रस्टिंग नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात ये क्या होता है, आपको लाइट वेट होता है, इसलिए एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। कॉपर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, चीप भी होता है, तो इसलिए इसको ये क्या मतलब वायर के लिए यूज करते हैं। कुछ कुछ नॉन मेटल्स है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे ऑक्सीजन सांस लेने में, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में, सल्फर मेडिसिन, रबर इंडस्ट्री में सल्फर का यूज़ होता है। फॉस्फोरस हम लोग मैचस्टिक जो बनाते हैं उसमें फॉस्फोरस या फायरवर्क्स होते हैं उसमें। क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट में, मतलब क्लोरिनेशन ऑफ वाटर में यूज़ करते हैं। आयोडीन एंटीसेप्टिक है ना, टिंचर वगैरह से बनाते हैं ना, जहाँ पे कहीं घर लग जाता है तो वहाँ पे टिंचर लगाते हैं, तो वहाँ पे आयोडीन ही यूज़ करते हैं। कुछ कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्विक एग्जाम फैक्ट दिया हुआ है कि लिक्विड फॉर्म में कम मिलता है मरकरी, जो मेटल होते हैं। लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन, हार्डेस्ट नेचुरल मेटल या डायमंड, बेस्ट कंडक्टर एल्यूमिनियम, लाइटेस्ट मेटल लिथियम सबसे हल्का होता है। मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम और पोटासियम। क्यों रखते हैं हमने ऊपर देखा है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए केरोसिन रखते हैं। मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम बट नॉट कोल्ड वाटर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये क्या होते हैं, सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करता है। रस्ट क्या होता है, FeTO3 XH2O, रस्ट हो गया। एक्वारेजिया में कौन कौन डिजल होता है, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम। एक्वारेजिया बनता कैसे है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ HCl 1 मॉलिक्यूल HNO3, तो वो क्या हो जाएगा, एक्वारेजिया बनाएगा 3:1। नेक्स्ट होता है मेटलॉइड्स, कौन कौन है, बेरिलियम, सिलिकम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। नेक्स्ट होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन कौन होगा, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएंगे। यही चीज़ हमने ऊपर लिख लिया, यहाँ पे दो बार टैपिंग हो गई। इसी के साथ आपका पूरा पूरा लेक्चर क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो हमने सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रेट मी in the comment section ki how much topics I have covered, and how you feels after this lecture, and are you able to solve the question, and this lecture is how much helpful to you. Comment me, and which gives me the motivation to make on the other chapters. Thank you. और इसके बाद पर हमने इसके ऊपर जो बेस्ड पे जो क्वेश्चंस बनेंगे
उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और डिस्कशन आएगा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उस पर, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप इस लेक्चर में सारा टॉपिक्स इस चैप्टर से कवर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।